हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, क्लास 10th साइंस हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की वन शॉट कर रहे थे और उसके फर्स्ट पार्ट में हमने ह्यूमन आई के टोटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इस बचे हुए हिस्से को कंक्लूड करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए जी, अब जो उसका दूसरा हिस्सा है दैट इज बेस्ड ऑन प्रिज्म। अब प्रिज्म की क्या बेसिक प्रायोरिटीज हैं, फीचर्स हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं हम। देखिए जी, प्रिज्म के दो ट्राइंगुलर पोर्शन होते हैं। एक सपोज कीजिए हमने बना दिया ये, इसको हमने नाम दिया ए बी सी, और इसी तरीके से हमने दूसरा ट्राइंगुलर पोर्शन ले लिया, दिस वन, एंड दैट इज दिस इज डी ई एफ। इस तरीके से ये दो ट्राइंगुलर पोर्शन होते हैं आपके प्रिज्म के, और इन ट्राइंगुलर पोर्शन को हमने एक, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एज। क्या कहते हैं इसको हम? रिफ्रैक्टिंग एज। और ये दोनों ट्राइंगल्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो रिफ्रैक्टिंग एज हो गया जी। इसके बाद इसके बचे हुए दो और कॉर्नर्स दोनों को हम जोड़ देंगे। सो वी विल गेट, हमने इस कॉर्नर को जोड़ दिया, इन दोनों कॉर्नर को, और हमने इस कॉर्नर को जोड़ दिया। इस तरीके से जो हमें मिलेगा वो पूरी सॉलिड स्ट्रक्चर, ये कांच की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे प्रिज्म। तो बेसिकली दैट प्रिज्म इज डेवलप। ये प्रिज्म आपका तैयार हो गया, जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो दिस प्रिज्म इज फॉर्म। अब इस प्रिज्म में जो भी पर्टिकुलर ट्रायंगुलर पोर्शन आप आगे की तरफ रखेंगे उसको हम प्रिंसिपल फेस कहेंगे, या टू दिया गया ना, टू ट्रायंगुलर बेसिस और तीन, तो ये टू ट्रायंगुलर बेसिस हो गए, टू ट्रायंगुलर बेसिस। एक हो गया ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और एक हो गया ट्रायंगल डीईएफ। इसी तरीके से आपके थ्री दूसरे हो गए, आपके थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस, थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस। अब ये थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं आपके, एक तो बनाएगा इनका बेस वन, एक तो बेस बनाएगा इसमें, और जो दो हैं, दो ट्रायंगुलर सरफेसेस बनाएंगे इसके आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बेस जो बनाएगा वो हो गया आपका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया आपका बेस बनाने वाला, ये रहा बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। ये तो बना रहा है बेस इसका, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, आप जमीन पर इसको रखेंगे। और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपके हो गए दो, एक तो बन गया ये ए बी ई डी, ए बी ई डी, और दूसरी बन गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। ये दोनों आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई इस तरीके से। और जैसे कि आपका ये सामने की तरफ होगा, अगर इसको हम कहेंगे
एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस वन इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से, या डीईएफ वाला आपने सामने रख दिया तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसमें बिल्कुल कोई आइसो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। जो भी पार्ट हमारा सामने होगा, जो भी ट्राइंगुलर का फेस हमारे सामने होगा, उसका ही अपर एंगल ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से, तो ये प्रिज्म कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या है, देखिए। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पर इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड, ये रहा ना, दोनों लेटरल फेसेस के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका टर्म्स और पार्ट्स हैं इसके प्रिज्म के, वो सबसे पहले हमने डिस्कस किए। तो ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमें समझना जरूरी था। अब प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से आपका डायग्राम बनता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको डिस्कस करना बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमने बना दिया भैया प्रिज्म का जो फेस भी सामने की तरफ दिखाई देगा, उस फेस को हमने ये दिखा दिया। ये सपोज कीजिए हमने कह दिया ए बी सी, जो भी पोर्शन हमें सामने दिखाई दे रहा है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया ए बी सी। अब सेम हमने इसके ऊपर एक रे स्ट्राइक करी, इसके रिफ्रैक्टिंग एज पर, सरफेस पर जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, रेक्टेंगुलर सरफेसेस, उनमें से एक के ऊपर हमने रे को स्ट्राइक किया। अब यहां पर आप बनाएंगे परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर के ध्यान रखेंगे वो ए बी पर बनाना है आपको। तो ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आपको खींचना है, ड्रॉ करना है। तो ये ए बी के ऊपर हमने एंगल 90 डिग्री का नॉर्मल खींच दिया। तो भाई ये हो गई इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है जी। अब एयर से ग्लास में जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, दैट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था। तो इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दीजिए, ये हमने इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, और इसको हम नाम देंगे, ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टिंग रे, ये हो गई जी रिफ्रैक्टिंग रे। अब फिर इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे एसी पर, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैक्सिमम इसी में गलती करते हैं। जो हमें सरफेसेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो एसी पर या ए बी पर हमें ड्रॉ करना है, ना कि हमें इस लाइन के बेसिस पर लेना है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब कांच से एयर में जाएगा, यानी कि डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो दैट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, तो इसको अवे आपने दिखा दिया। सो दैट इज इमरजेंट रे, दैट इज इमरजेंट रे, ठीक है जी। अब इनके एंगल्स की बात करते हैं। भाई एंगल्स में आप बात करेंगे तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हो गया जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, R1 कह दिया। इसी तरीके से ये R2 हो गया, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये इस तरीके से आपके अलग अलग एंगल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दिया आगे, ये आगे बढ़ा दिया हमने।
और ऐसे ही इसको पीछे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, तो ये है बैक बैकवर्डली प्रोड्यूस्ड इमर्जेंट रे, और ये हो गई आपकी प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे। ये हो गई प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, और ये हो गई बैकवर्डली प्रोड्यूस्ड इमर्जेंट रे। जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि एक्चुअल पाथ होना चाहिए था इंसिडेंट रे का ये, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इसका पाथ हो गया ये। तो उसके पाथ में चेंज होने की वजह है रिफ्रैक्शन, और उससे क्या चेंज आया, कितना एंगल चेंज हुआ, उसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरीके से ये डायग्राम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। और यहां पर अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही गया, दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट इन बेसिकली दोनों का कंपैरिजन, जो दो इंपॉर्टेंट आपने डायग्राम्स पढ़े हैं उन वापस उनका कंपैरिजन करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक का और इसका, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ये लिया आपका प्रिज्म, सेम एबीसी, और इधर ले लिया हमने रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ए बी और सी डी, दो इंटरफेसेस वाला ये। अब दोनों ही कांच के बने हुए हैं, दोनों में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एंगल ऑफ वो ये इंसिडेंट रे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लेंगे एंगल ऑफ वो सॉरी इंसिडेंट रे। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, दैट इज आल्सो इंसिडेंट रे। अब सेम पहला, दोनों में ही इंटरफेस पर हम क्या डालेंगे, हम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगे। तो यहां पर हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया वही ए बी पर, यहां पर भी हम ए बी पर ही ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है जी, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। अब दोनों में ही सेम काम होगा, रेयरर से डेंसर में आ रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो दैट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दीजिए। ये नॉर्मल की तरफ हमने बेंड कर दिया, यहां पर भी हमने ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया जी हमने। तो दोनों में ही ये हो जाएगी अब आपकी, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब नेक्स्ट फिर इसके ऊपर हम खींचेंगे नॉर्मल। अगेन जो हमें नॉर्मल खींचना है वो स्ट्राइक करना है हमें एसी पर, ऐसे ही यहां पर नॉर्मल खींचा जाएगा सीडी पर। अब यहां पर दूसरी रिफ्रैक्शन का फेज होगा, दैट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो दैट नीड्स, और इसमें आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हमने नॉर्मल से अवे दिखा दिया, ये यहां से हम ऐसे इसको अवे दिखा देंगे नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल से हमने अवे दिखा दिया। सो दैट इज आपका इमर्जेंट रे, और यहां पर भी आ गई ये आपकी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब सेम इसमें भी उसी तरीके से आपके एंगल्स होंगे, एंगल्स का नाम आई, भाई ये हो गया R1 R2 E। तो इसी तरीके से यहां पर भी आई, यहां पर R1 R2 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आपका
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। भाई ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इसलिए रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों यहां पर सेम होंगे। और ये आ गया जी आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस ये आया कि इसके अंदर दोनों सरफेसेस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर I इक्वल टू ई होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर नहीं होता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या आएगा, देखिए, अब हम जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये है जी आपका प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, और ये है इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे लेटरल इन्वर्जन, सॉरी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि एक्चुअल पाथ था ये और इतनी डिस्प्लेस हो गई, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहीं पर हमने इसको पीछे बढ़ाया, ये आपका इमर्जेंट रे को प्रोसीड किया हमने, और इसी तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया, ये इसको हमने आगे बढ़ाया। तो उसके बेसिस पर जो पाथ में डिफरेंस आया, दैट इज डी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके अंदर पाथ में चेंज एंगल ऑफ डेविएशन के बेसिस पर बनता है, और जो दूसरा है उसमें पाथ में चेंज आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर बन रहा है। यहां पर दो इंटरफेसेस जिनके बेसिस पर चेंज है, ए बी और सी डी है। यहां पर इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के ऑलमोस्ट पैरेलल है। यहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पीछे मिलाने पर कट रही है। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऑलमोस्ट बेस जो है प्रिज्म के उसके पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल नहीं है। तो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ हमने दोनों चीजें डिस्कस की, सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो ये एक कंट्रास्ट इवैल्यूएशन एनालिसिस इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स का बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बार बार आप एनालाइज करें, ड्रॉ करें, और इसके सारे के सारे आउटकम्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें। दीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर बोर्ड एग्जाम। अब हम वापस कनेक्ट करते हैं चैप्टर की तरफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके साथ डिस्कस होना बहुत जरूरी था। तो इसके अंदर आप देखेंगे 10.1 में सेम वही आपको एक्टिविटी दे रखी है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की, कि फिक्स अ शीट ऑफ पेपर, व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन्स। आपने उसको फिक्स कर दिया। ग्लास प्रिज्म को हमने लिया ऑन इट एंड सच ए वे दैट इट रेस्ट्स ऑन इट्स ट्राइंगुलर बेस, कि वो एपेक्स ऊपर हो, बेस उसका नीचे हो। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म, हमने उस प्रिज्म की आउटलाइन ले ली। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पीई, लाइन जो हमने साइड में इंक्लाइन की थी, सेम दो पिंस उसके ऊपर। उन पिंस को दूसरी तरफ से देखेंगे, तो उन बाद में जब उनकी इमेज बन जाएगी उससे लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने के बाद उसको हम ड्रॉ कर देंगे, तो सेम वही फिगर आएगा जो हमने बात की थी। तो देखिए अब सेम वही फिगर आ गया इसके अंदर।
ये इंसिडेंट रे, ये पी और क्यू पर हमने पिन लगाए थे, उनकी इमेज हमें आर और एस पर दिखाई दी थी, ये आपने एग्जाम में भी किया होगा। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर आपको ए बी और ए सी एक्सिस से दिखा रखा है जो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ आर हो गया ये आई आर, और ऐसे ही ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी। और ये डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। सारी चीजें आपको बता रखी है, देखिए पीई इंसिडेंट रे, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, एफ एस इमर्जेंट रे, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, पी इज इंसिडेंट रे, आर एफ इज रिफ्रैक्टेड रे, एफ एस इज इमर्जेंट रे। अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ए बी पर कहां से एंट्री हो रही है, एयर टू ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम एयर टू ग्लास, उस पॉइंट को ए ध्यान में रखिएगा। अब जो ए बी इंटरफेस है उससे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। सिंपल सी बात है, ये रूल है कि भाई जब रेयरर से डेंसर में आता है तो बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, स्पीड घट जाती है, हेंस इट बेंड्स। अब एसी पर उल्टा होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयरर में जाया जा रहा है। तो कंपेयर द एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इज दिस सिमिलर दैट बेंडिंग ऑफ ग्लास स्लैब। देखिए यहां पर इन्होंने दे दिया, अब यही चीज मैंने आपको कंट्रास्टिंग में बता दी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बोर्ड आपसे पूछ सकता है। तो ये ही बस उसको करना है, इज दिस सिमिलर, देखिए यहाँ दे दिया इन्होंने ग्लास शेप के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बन जाता है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, जिसको अभी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। Peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at the angle of direction of the refracted ray, जिसकी वजह से angle of deviation बनता है। Mark the angle of deviation in the above activity। ठीक है जी, क्लियर। वहां पर I इक्वल टू E होता है, यहां पर I इक्वल टू E नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ प्रिज्म। देखिए ये आप देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द लाइट, व्हाइट लाइट, अब यहां पर इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स। अब उस बैंड को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्पर्शन। देखिए यही पॉइंट आपको यहां दिया हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, दैट इज डिस्पर्शन। और जो बैंड मिला हमें, दैट बैंड ऑफ लाइट इज नेम्ड एज स्पेक्ट्रम। अब ये रही डेफिनेशन इसकी। तो ये दोनों डेफिनेशन अलग आपको दे रखी हैं। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज नेम्ड एज स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट क्या हो गया, पॉलीक्रोमेटिक हो गई, पॉलीक्रोमेटिक। अब यहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब हो गया यहाँ पर 7 कलर्स, और क्रोमा, क्रोमा मीन्स होते हैं कलर्स। तो मैनी कलर्स वाली लाइट हो गई व्हाइट लाइट, पॉलीक्रोमेटिक। अगर हम सिंगल और इसमें आप ये भी हो जाएगा विद डिफरेंट वेवलेंथ्स, विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये भी आप सबके लैम्डा अलग अलग होंगे, तो ये भी आप बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें विब ग्योर आपका फॉर्म होगा, वी आपका सबसे नीचे होगा बॉटम पर, और आर रेड जो होगा ये आपका टॉप पर होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ वॉयलेट और यहाँ पर रेड टॉप पर, इस तरीके से ये स्प्लिटिंग होगी। कायदे में सीधी जानी चाहिए थी लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ टू सरफेसेस पर, और उसके बाद ये सारे कलर सेपरेट हो गए। अब यहाँ बात आती है
वाई। क्यों हुआ ये सेपरेशन? तो वो सेपरेशन इसलिए हुआ कि आपने नाइन्थ क्लास में साउंड में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अब यहां पर इसी बात का हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी हर किसी की लेमडा अलग अलग है, तो इसलिए इन सब की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी भी इनकी अलग अलग हो जाएगी। और आपने इससे रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ light in any medium is, sorry, refractive index of light in any medium, refractive index equal to refractive index, velocity of light in air upon velocity of light in any medium। तो उन दोनों के रेशो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा वेवलेंथ। यानी कि जिसकी लेमडा ज्यादा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा, उसकी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेमडा ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा। तो इसीलिए जिसकी वेलोसिटी कम होगी, अब इसका लेमडा कम है, विबग्योर की हम बात करें तो विबग्योर के अंदर इसका लेमडा होता है 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से रेड का हो जाएगा आपका 800 नैनोमीटर या 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बीच में अब इसका लेमडा कम है, तो इसी वजह से इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और वेलोसिटी इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, इससे इसका डेविएशन, दैट इज डेविएटेड मोस्ट। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है रेड लाइट बेंड्स लीस्ट एंड वॉयलेट मोस्ट। वॉयलेट मोस्ट क्यों? क्योंकि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जिसकी वेलोसिटी, जिसका लेमडा कम उसकी वेलोसिटी कम और उसका डेविएशन ज्यादा, जिसका लेमडा ज्यादा उसका डेविएशन कम और उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा। तो यहाँ पर ये भी सिंपल चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नहीं है आज तक, मतलब इस तरह, लेकिन ये तो इन दोनों के ऊपर बेसिस पर खूब क्वेश्चन आए हैं। तो ये तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब ये रिलेशन आपको पता होगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखें। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक न्यूटन एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, ये बहुत आता है बच्चों, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखिए जी, आपने देखा कि व्हाइट लाइट को पास किया गया एक प्रिज्म से, तो फिर आपको विबग्योर मिल गया। उसके बाद फिर इसको उल्टा रख दिया गया पी टू प्रिज्म को, तो वापस व्हाइट लाइट बन गई। तो ये पर्टिकुलर आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव कर रहा है कि आपका व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी हुई होती है, जिसमें कलर्स को सेपरेट करने के लिए रिफ्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रिज्म। प्रिज्म 7 कलर से कोई लेना देना नहीं है,
प्रिज्म नहीं कुछ कर रहा है, प्रिज्म तो रिफ्रैक्शन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। उस रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से उनकी वेलोसिटी अलग हो गई, और वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से डेविएशन अलग अलग हो गए उनके, जिसकी वजह से एक बैंड मिला हमें। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वॉयलेट, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए उसका डेविएशन का सबसे कम होगा। दूसरे तरीके से हम ये वेलोसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसलिए उसका डेविएशन ज्यादा होगा। जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से उसका डेविएशन कम होगा। तो ये उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो बच्चों अलग अलग तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को समझाया था। दैट इज वेरी important point for your board exam. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain a spectrum on the ऑफ सनलाइट। तो ये एमसीक्यू के लिए आपका फेवरेट हो गया। नेक्स्ट, दैट ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। एक और प्रिज्म लिया, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, और कलर उसे नहीं मिले। तो ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म एंड इन्वर्टेड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द, ठीक है, और दिस अलाउड ऑल द कलर्स टू join together, ठीक है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। दिस ऑब्जर्वेशन गेव, ये है मेन मुद्दे की बात, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही इसका एम है, यही इसका कंक्लूजन है कि न्यूटन दैट आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट बनी हुई है 7 कलर से, प्रिज्म ने केवल रिफ्रैक्शन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से उन 7 कलर को डिफरेंट करना, अलग अलग करना हमारे लिए आसान हो गया। तो प्रिज्म ने 7 कलर से नहीं बना हुआ होता है, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो दिस इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, टू नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। नेक्स्ट देखिए, अब इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा रेनबो जो नेक्स्ट है। प्रिज्म, पहले हमने प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म से हमने फिर पढ़ा कि कैसे रे डायग्राम बनेगा। फिर प्रिज्म के रे डायग्राम को हमने रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के रे डायग्राम के साथ उसकी दोनों चीजें को एनालाइज किया, सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो उसी में ही अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने न्यूटन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और फिर हमने डिस्पर्शन और आपका स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी ली। अब हम पढ़ रहे हैं रेनबो के बारे में। ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जो अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। देखिए, इट का मतलब हो गया रेनबो। रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म, ये प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं, और ये हमें दिखाई देगा आफ्टर अ रेन शावर, के अचानक जो है बारिश के बाद तुरंत धूप निकल जाए, या बारिश के साथ साथ धूप निकल जाए। तो कई बार आपने देखा होगा कि रेनबो तभी हमें दिखाई देता है, और ये ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, और हर ड्रॉपलेट क्या काम करती है, प्रिज्म की तरह वर्क करती है। अब ये फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। हमेशा सनलाइट जिधर सन होगा उसके अगेंस्ट रेनबो आपका बनेगा। अब ये देखिए, वही सेम जो पॉइंट मैंने अभी बताया था कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म्स, ये प्रिज्म्स की तरह वर्क करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। देखिए, दोनों पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर एमसीक्यू का सोर्स बन जाता है कि भाई व्हाट will happen when sunlight strike on a water droplet present in atmosphere।
तो ये क्या करेंगे, दो काम करेंगे, पहला रिफ्रैक्ट करेंगे और दूसरा डिस्पर्स करेंगे, और तीसरा देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। ठीक है, फिर इसको इंटरनली रिफ्लेक्ट एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो चार स्टेप में हो गया, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस बन सकता है, या आपसे और भी थ्योरेटिकल पोर्शंस के बेसिस पर पूछा जा सकता है। पहला रिफ्रैक्ट, फिर डिस्पर्स, फिर रिफ्रैक्ट इट इंटरनली, फिर फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन एंड कम्स आउट फ्रॉम द वाटर रेन। तो अब यहां पर ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। कि ऑब्जर्व हमें क्यों दिखाई देते हैं सात कलर, उसके दो रीजन हो गए, एक तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट और दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो ये दो अलग अलग चार पॉइंट हुए, इसके चार आउटकम आए। पहला आउटकम, इसके हमारे आउटकम जो हमसे पूछे जा सकते हैं, पहला जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म, एक्ट लाइक प्रिज्म्स, पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ आपका ये रेनबो appears after shower, appears after shower, रेनफॉल होने के बाद आपको दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट जो है कि अगेंस्ट रेनबो फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू सनलाइट, सनलाइट के अपोजिट बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई ये जो आपका सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट, फिर डिस्पर्स, फिर आपका आपका रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, और फिर फाइनली रिफ्रैक्ट इट, फाइनली रिफ्रैक्ट इट, रिफ्रैक्ट इट comes out of the raindrop, comes out of raindrop। तो ये चौथा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। तो पांच आउटकम आपको स्पेशली दिमाग में रखने हैं फॉर रेनबो, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, जो आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। देखिए, यू कैन सी अ रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद सन बिहाइंड यू, सन आपके पीछे हो। तो फिर ये एक एमसीक्यू का सोर्स बन सकता है, ये एक आपका केस स्टडी हो गई, तो जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अंत की तरफ इसके, और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दैट इज बहुत बहुत सारी चीजें आप हैं, बॉन फायर हो रही है बीच में, आप एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे बैठे हुए हैं, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपका उस एयर की वजह से, जो वो बॉन फायर हो रही है, उस बॉन फायर की वजह से रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा मीडियम में चेंज हो जाता है चारों तरफ। जो आपकी गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है, इसलिए वो आसानी से ऊपर की तरफ चली जाती है। अब उसकी जगह को उस स्पेस को भरने के लिए वहां पर कोल्ड हवा आ जाती है। अब हम देख तो रहे हैं कोल्ड में से हमारी तरफ उतना गर्माहट नहीं है जितनी उस बॉनफायर के ऊपर की तरफ है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डेंसिटी में डिफरेंस हो जाता है, और जहां
ऑप्टिकल डेंसिटी में आपका मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, तो वेव के बेसिस पर ऑप्टिकल डेंसिटी में लाइट वेव के बेसिस पर डिफरेंस आ जाएगा, और उसके इसी रिफ्रैक्शन को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज दी हुई है कि apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator, the air just above। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर कि ये गिव रीजन आपने देख लिया, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहां से इसका आंसर आ गया कि the air just above fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than the cooler layer since the physical condition। ठीक है जी, तो ये यहां से यहां तक इसका आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर नॉट स्टेशनरी, apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates। तो ये पहला पॉइंट आंसर का, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीसरे पॉइंट की तरफ बात करें कि दिस वेवरिंग इज जस्ट एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन or refraction of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment। अब इसी एक तो एक क्वेश्चन हो गया जो इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब इसके बेसिस पर अलग अलग चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी यानी कि तारों का टिमटिमाना, स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। ये भी सनलाइट के सॉरी स्टारलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। ये पहला पॉइंट हुआ, ये जैसे हमारे आंख तक पहुंचने के लिए मल्टीपल लेवल पर रिफ्रैक्शन होता है। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradual changing refractive index। ये दूसरा पॉइंट हुआ, हर थोड़े समय पर रिफ्रैक्शन में चेंज आ रहा, उसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज का अभी मैं आपको बता चुका हूं कि कहीं गर्माहट ज्यादा होगी तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है, और जहां आपका मतलब कोल एनवायरनमेंट होगा जहां वहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि कोल्ड एयर डेंसर ज्यादा होती है, तो वही सेम है। तो अब इस बेसिस पर क्या होगा, इस बेसिस पर ये होगा कि सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो इस तरीके से ये तीन पॉइंट लिखकर आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर ऑफ क्वेश्चन दैट स्टार्स appear away from their actual position, जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उससे भी वो दूर दिखाई देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। तो ये उसका ही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है जी, फर्दर दिस apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph। same। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पोजीशन भी चेंज, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है भाई, रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ स्टार भी हमें एक ही जगह पर फिक्स्ड नहीं दिखाई देता, उसकी भी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये दूसरा हो गया, ये इसी तरीके के पॉइंट के साथ आपको लिखना है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर हैं, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ द लाइट एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। कहीं आपका apparent position of the star fluctuate और amount of
लाइट जो है वो भी कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा हो रही है, दैट ब्राइटर और फेंटर, और इसीलिए वो चमकते हुए भी दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो तीन अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं स्टार्स के बारे में। एक तो हो गया ट्विंकलिंग, एक हो गया आपका एपरेंट पोजीशन, और तीसरा हो गया देयर चेंजिंग पोजीशन। तो तीनों पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हम एनालिसिस को बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को तीन वैल्यू दी, आप तीनों वैल्यू से उसको लिखेंगे जैसे जैसे मैंने समझाया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बन जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसी को आपने बिल्कुल और डेप्थ के साथ पढ़ा है, इसलिए इसी तरीके से आपको इसको सेपरेटली लिखना भी जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल। ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं फिर जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसके आंसर को कैसे रिलेट करेंगे। देखिए प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ, एक तो उनकी जो हमारे से दूरी है वो स्टार्स से थोड़ी सी कम है, ठीक है जी। एंड दीज आर एक्सटेंडेड सोर्सेज, बहुत सारे, एक तरीके से समझ लीजिए बहुत सारे तारे मिलकर, बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक प्लैनेट बना रहे हैं। तो हमने स्टार को एक पॉइंट साइज सोर्स माना है, तो इसका मतलब प्लैनेट इज ए बंच ऑफ, इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पॉइंट साइज सोर्सेज। तो उसी चीज को ये कह रहे हैं कि if we consider a planet a collection of large number of point size sources of light, so total variation जितना भी आएगा उनके अंदर, total variation in the amount of light entering in our eye from all the individual point size sources, उनका एवरेज जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग को नलीफाई कर देंगे और हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। देखिए ये फिर हम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको ये दिखा भी रखा है, अपेरेंट पोजीशन और होराइजन से हमें जो दिखाई देती है अपेरेंट पोजीशन, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसका भी आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, द सनसेट इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, सनराइज होने से 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है, और इसका एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये तो सिंपल मान लीजिए, वो आ गया आपका एमसीक्यू, उसमें तो काम चल जाएगा ये। तो ये एमसीक्यू के लिए हमारा फेवरेबल हो गया, एमसीक्यू। ये आपको डायग्राम दे दिया कुछ भी। अब इसका बेसिक, और अगर 2 नंबर में पूछ लिया तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखिए समझिए कि बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन, ठीक है, एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन के और शोज दैट एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रेस्पेक्ट टू होराइजन। ये डायग्राम आपको यही शो कर रहा है। देखिए जी, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज 2 मिनट्स, और इसी तरीके से आपका एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू सेम फिनोमिनन। जो फ्लैटनिंग है वो भी इसी वजह से होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते। नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए जी, स्कैटरिंग भी सिंपल आपका किसके ऊपर डिपेंड है, स्कैटरिंग भी आपका वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है। सिंपल फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4, यानी कि जो वॉयलेट होगा, वॉयलेट स्कैटर्ड मोस्ट और रेड scattered लीस्ट,
उसकी वजह ये है कि जो आपका रेड है उसकी लैम्डा मैक्सिमम है 800 नैनोमीटर और 8000 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है, और इसकी मिनिमम है, मिनिमम लैम्डा 400 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहली और सिंपल बात ये है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए इसी चीज को ये बता रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, रेडनिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर सम वंडरफुल फिनोमिनन। अब इसको हम किससे समझेंगे? स्कैटरिंग से समझेंगे। स्कैटरिंग को समझने के लिए कोलॉइडल नेचर, अब ये उसी चीज को रिलेट कर रहे हैं जो नाइन्थ में आप पढ़कर आए हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में है, यहां पर है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, उनको कहा गया है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती है। हाउएवर its path become visible through a colloidal solution where the size of particles given larger। तो जितना पार्टिकल्स का साइज लार्जर होगा उतने स्कैटरिंग की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां से हमने ये एनालिसिस किया, ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जर इज द पार्टिकल साइज, लार्जर इज द स्कैटरिंग, लार्जर इज द स्कैटरिंग। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखें। इस बात को ये बताना चाहे, अभी तक स्कैटरिंग से रिलेटेड दो चीजें हमने पढ़ी कि स्कैटरिंग वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्कैटरिंग दूसरा पार्टिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हुआ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। तो ये दो चीजें अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हम टिंडल इफेक्ट। द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, कि उसमें बहुत डस्ट के अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एमसीक्यू और अदर एनालिसिस। उसके बाद आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दीज पार्टिकल्स स्मोक हो सकते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हो सकते हैं। तो ये माइन्यूट पार्टिकल्स को इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया कि कौन कौन से पार्टिकल्स आपके हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप, ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट, वैल्यू पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट, द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, जैसे ही ये बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। ठीक है, स्ट्राइक करने की वजह से वो स्कैटर हो जाता है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स एंड दिस फिनोमिनन इज नेम्ड एज scattering of light by the colloidal particles gives us to Tyndall effect which you studied in class 9। तो स्कैटरिंग का काम, मतलब स्कैटरिंग का मेन फिनोमिनन टिंडल इफेक्ट की वजह से पार्टिकल्स से टकराकर लाइट का फैल जाना, स्कैटर हो जाना। This phenomenon is seen when the fine beam of light enters a smoke-filled room through a होल, ये आपने पढ़ा ही था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल्स विजिबल। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। हम बहुत देखते हैं कि बहुत ज्यादा घना जंगल है, उसमें से छन छन कर लाइट कहीं कहीं से बीच में से झरोकों में से आ रही है जिन्हें कैनोपी लिखा गया है, और उसमें जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से भी टिंडल इफेक्ट के थ्रू हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट, स्कैटरिंग लाइट, ये भी स्कैटरिंग लाइट का एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर इन्होंने बता दिया कारण के व्हाट इज एग्जैक्टली द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ड्यू टू द striking of colloid light ray
to the colloidal particles present in air. These colloidal particles may be particles of smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust और molecules of air. तो उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट के थ्रू जो हमें स्कैटरिंग दिखाई, जो फैलाव हमें दिखाई देता है, जो आपका उसी को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये एक और एनालिसिस हुआ जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है पूरे को। दैट इज अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिया हुआ है। ये बिल्कुल लास्ट की तरफ है हम चैप्टर के, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस और सारी चीजें आप डिस्कस कीजिएगा, इजीली यू कैन write each and everything. The color of the scattered light depends on the size of scattering particles. अभी बताया था मैंने कि स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी फाइन पार्टिकल्स, अब देखिए स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एक तो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। पार्टिकल कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब इसके बेसिस पर आपके दो रास्ते खुलते हैं, तीन बल्कि। एक तो फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज हो गया, और ये आपका इंटरमीडिएट साइज के हो गए, साइज के, और वेरी लार्ज, या इन्हें आप लार्ज कह सकते हैं। और एक हो गया जी वेरी लार्ज। तीन कैटेगरी में यहाँ एनसीईआरटी में इनको बांटा गया है। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं मेनली ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे, ये स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे आ जाते हैं पार्टिकल्स लार्जर साइज, स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ, स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है जी। और तीसरा हमारा आ जाता है इन लार्जर एनफ, तो scattering is similar, scattering is similar। तो लगभग इनकी स्कैटरिंग सेम हो जाएगी और ये वाइट ही प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि ऑल कलर्स स्कैटर एट सेम लेवल, तो जिसकी वजह से वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्कैटरिंग के लिए एक तो वेवलेंथ वाला, और एक ये बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर फिर आप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए जैसे कि कलर ऑफ द स्काई के बेसिस पर आपसे पूछा गया है। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द स्मॉल एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये भी एक फैक्टर है कि अगर व्हाइट जो भी लाइट पड़ रही है उसका वेवलेंथ बड़ी है और पार्टिकल्स छोटे हैं, तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ ए शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे कि ब्लू, और उस वजह से आपको ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम पर आग जैसे कि आपका शाम को होता है या सुबह सुबह होता है, दोपहर के टाइम पर आपको व्हाइट दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल एक तो सन सर के ऊपर आ जाता है, तो ऑलमोस्ट हमारी डिस्टेंस जो होती है कम हो जाती है। अब कम हो जाने की वजह से ये लार्जर वाला खेल खिलता है, सभी कलर्स जो है ऑलमोस्ट कम डिस्टेंस की वजह से ऑलमोस्ट सेम स्कैटर होते हैं एंड दैट बिकम्स वाइट। तो अब देखिए रेड लाइट हैव ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, तो इसलिए व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू मोर स्ट्रांगली देन रेड, और इस वजह से हमें वो दिखाई देता है ब्लू। अब ऐसे ही स्काई लुक्ड डार्क कहां से, जब हम
आपका एल्टीट्यूड से देखेंगे या आपका उसमें देखेंगे क्या कहते हैं स्पेस से, क्योंकि वहां पर मीडियम ही नहीं होते, इसलिए इसका और एरोप्लेन से आप जाएंगे तो भी, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं, जितने पार्टिकल्स कम होंगे उसकी वजह से उसको स्कैटरिंग। देखिए स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर हो गया, उसके बाद द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर, देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग, तो स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई, क्योंकि देयर इज नो प्रोमिनेंट स्कैटरिंग, क्योंकि उस पर ऊपर जाते जाते डस्ट पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, और पार्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा जहां पर, वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि स्कैटरिंग बेस्ड ऑन कोलिजन ऑफ लाइट विद पार्टिकल्स, उनके ऊपर स्ट्राइक करना जरूरी है, स्ट्राइक नहीं होगा तो इस आपका ये नहीं होगा। ऐसी अब डेंजर सिग्नल्स इसीलिए रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो तभी होगी जब लार्जर पार्टिकल्स होंगे इंटरमीडिएट, तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है, इसलिए डेंजर सिग्नल रेड लाइट सब रेड होता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग लीस्ट होती है, और इसी तरीके की सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसी बेसिस पर आपके ये क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी, अब आपने जो पढ़ा उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं, जो इजीली आप इसमें हैंडल कर सकते हैं अब आसानी से, क्योंकि ये सारा पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ, एकोमोडेशन आपको बताया ही था, आपका ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होती है, सी ऑप्शन, चेंज इन द फोकल लेंथ सीलियरी मसल्स करती हैं। अब ये आप इसी तरीके से क्वेश्चंस दोनों डील करके देखिएगा, ये न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप इन्हें कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अगले वन शॉट में इनको आपको डिस्कस करूंगा श्योरली। पहले ही मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप एक बार इनको करने की कोशिश करिए। ये भी ऑलरेडी वही हाइपोमेट्रोपिया वाला डायग्राम बनाना है, इसमें 25 सेंटीमीटर वाला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला बताया था, वो सेम लिखना है इसमें, इन दोनों में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अभी हमने, प्लानिट क्यों नहीं होते ये भी, और एस्ट्रोनॉट्स को ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता, डार्क दिखाई देता, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो नो स्कैटरिंग, नो। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो हम कैसे उस स्काई को किसी कलर में देख पाएंगे, हम उसको केवल हम डार्क ही महसूस कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आप इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से फॉरवर्ड करिए, इसके नोट्स बनाइए जैसे आपको बताया गया है, और इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके के क्वेश्चन, ये फिर मैं कह रहा हूं ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार करके देखिएगा 5 और 6, इफ यू कैन डू बेटर, अदरवाइज इन नेक्स्ट आई विल टेल यू दिस, इस अगली वन शॉट में मैं आपको, जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको पहले ये डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके आगे हम उस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, साइंस और अपने और सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए, और वीजे के साथ इसी तरीके से सब्जेक्ट्स का डीजे बजाते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वन शॉट के साथ।